पीलीभीत से आ रही है। गैंगस्टर शाहिद की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से, जहां पर गैंगस्टर शाहिद की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। गौकशी के मामलों को लेकर ये कार्रवाई हुई है। अपराध से ये संपत्ति अर्जित की गई थी, करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई थी। पुलिस ने गांव में अनाउंसमेंट कराकर संपत्ति के कुर्क करने की कार्रवाई की है। बीसलपुर कोतवाली इलाके के मीरपुर गांव का ये मामला है, जहां पर ये पूरी कार्रवाई हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीसलपुर कोतवाली इलाके के मीरपुर गांव में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है गांव में, और यहां पर गैंगस्टर शाहिद के 1 करोड़ के लगभग की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आरोप है कि गौकशी के मामलों को लेकर ये कार्रवाई हुई है और अपराधों से ही इस संपत्ति को आरोपी ने यहां पर बनाया था, इसी वजह से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के निर्देशानुसार पीलीभीत पुलिस द्वारा गौकशी के अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज बीसलपुर थाना क्षेत्र में गौवंश किलर नाम से मशहूर अपराधी शाहिद उर्फ पप्पू उर्फ मल्लू पुत्र छोटा कुरैशी निवासी गांव मीरपुर वाहनपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एक्ट की धारा 14(1) के तहत उप जिलाधिकारी महोदय बीसलपुर की उपस्थिति में कुर्की की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में इस अपराधी का 1 मकान, 1 प्लॉट, दुकानें तथा 6 वाहन, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ 24 लाख। और एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि अयोध्या से है। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का वहां पर आज दौरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज अयोध्या दौरा है। शाम लगभग 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सम्राट चौधरी। अयोध्या में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। कल सुबह 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 21 महीने के बाद राम मंदिर में पूजा कर पगड़ी उतारेंगे सम्राट। मुंडन करवाने के बाद पगड़ी उतारेंगे, श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुंडन करवाने के बाद पगड़ी उतारकर श्री राम के चरणों में समर्पित की जाएगी। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज अयोध्या का दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। शाम 6 बजे वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम वहीं पर करेंगे। रामलला के कल दर्शन करेंगे, और दर्शन के साथ ही जब सुबह रामलला के दर्शन करेंगे तो उसके बाद पगड़ी उतारेंगे। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप आनंद, और क्या कुछ दौरे को लेकर जानकारी आपके पास? देखिए, अगर बात करें तो सम्राट चौधरी ने ये प्रण किया था कि जब वो नीतीश को सीएम पद से हटा लेंगे तब वो अपना पगड़ी और ये जो बाल है उसका मुंडन करवाएंगे। लेकिन बाद में राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और हुई, और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी खुद सरकार में शामिल हो गए। फिलहाल अब वो समय आ गया है और वो अपनी मन्नत को पूरा करने जा रहे हैं, और वहां पर जो है शाम को 6 बजे पहुंचेंगे, जहां अपना वो रेखा कराएंगे। उसके बाद अपना मुंडन कराएंगे, फिर उस पर सरजू में स्नान करेंगे, फिर उसके बाद वो आगे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, हमारे यूपी हेड जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके का उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। और इस वक्त सीधे आपको लाइव तस्वीरें बताते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जो कैबिनेट है वो खत्म हुई है, और उसके बाद अब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। को कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित ब्याज को पंजीकृत करने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा। डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चिन्हित किए गए क्रियाशील डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सांद्र खली मिश्रित फीड आदि आहारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें अब निजी भागीदारी को भी सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं। निजी भागीदारी और उद्यमता में वृद्धि करने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम और इसी तरीके से
और भी परिस्थितियों को करते हुए डेयरी सहकारी समितियों को आहार, खनिज मिश्रण उत्पादन के लिए उपकरण इत्यादि जैसे इनपुट पर पूंजी सब्सिडी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा। किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में भू संपदा पशुधन संख्या प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या का लगभग 9.87% गौवंशीय, 30.4% मैंसवंशीय, 1.31% भेड़ और 9.72% बकरी, 4.41% सूकर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश में 362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। संप्रति प्रदेश उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर से अभी कम है। प्रदेश में उत्पादकता में कमी के कई कारण हैं, जैसे कम उत्पादकता के अवैध गौवंश का बहुतायत में होना, पशुपालकों में जागरूकता की कमी, कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन का कम होना, पशुधन के क्षेत्र में सुलभ ऋण की उपलब्धता में कमी आदि, चारे एवं उन्नत पोषण की कमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। प्रदेश में कुल पशुधन की आवश्यकता के अनुरूप चारे की 44.15% तथा सूखे चारे की 21.11% कमी है। वर्तमान में प्रदेश की कृषि कृषि क्षेत्रफल के 4.62% यानी 7.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा के कारण चारा आच्छादन क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2009-10 में जहां 8.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि चारे से आच्छादित थी, 2009-10 में 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन क्रमशः 17.72%, 10.67% एवं 4.15% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल कृषि कृत क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन 4.62% ही है। इसलिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम चारा नीति लाए हैं। इससे प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना, प्रदेश में वर्ष पर्यंत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमता एवं क्षमता विकास करना, प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार में वृद्धि करना, चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग लाने में साइलेज के रूप में भी तैयार करने के कृषक को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें संतुलित चारा हम पशुओं को उपलब्ध करा सकें। साथ ही इसमें जो चारा बोने के लिए जो जमीनें हैं
उसमें उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए परंपरागत भूमि जैसे बंजर, परकी, चरागाह, वन इत्यादि की भूमियों में चारा उगाकर चारा नीति के माध्यम से संतुलित चारा हम पशुपालकों को उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे हम लाए हैं। वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आगे लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय धर्मपाल जी, आज जो मंत्रिपरिषद ने तीसरे प्रस्ताव को सहमति दी है, उसमें से 600 हमारी वेतन समिति की जो संस्तुतियां आई थी, उसके ऊपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद आज वो विषय मंत्रिपरिषद के सामने आया, जिसमें हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं 656 तथा टीचर्स हैं 2130, इन लोगों को मानदेय में इनकी वृद्धि हुई है और इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनका भत्ता जो है उनको प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। इसमें लगभग 19 करोड़ यानी 18 करोड़ 89 लाख रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। इस पर माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज अनुमोदन किया गया है। चौथा जी 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर्स, इनको मानदेय ये डिफरेंट जगह तैनात हैं। राज्यपाल जी के यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी के वहाँ हैं, भत्तों में। जी इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव और अनुमोदित किया गया है, जो अशासकीय सहायता प्राप्त हमारे विद्यालय जी बता तो दिया 656 बता दिया मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के वहां किसको है? जो एडिशनल जो है 2 करोड़ 33 लाख 70 हजार और 5 करोड़ 14 लाख 14 हजार, ये कुल मिलाकर 7 करोड़ 48 लाख रुपए है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है। और इसके अतिरिक्त जो टीचर्स का मानदेय में वृद्धि हुई है उसमें 11 करोड़ 41 लाख रुपए। हाँ बता दें, आप बता। मैं बता, जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको, और ये जो श्री राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है सिक्योरिटी में, उनको पहले जो ये भत्ता मिलता था, प्रोत्साहन भत्ता कहा जाता है, प्रोत्साहन भत्ता पहले अभी तक जो इनको मिल रहा था वो 12,500 है। ये होता है मतलब मूल वेतन का 50% अधिकतम होता है, तो वो 12,500। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के धर्मांतरण के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की चिंता है कि धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक आबादी कहीं अल्पसंख्यक न हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये चिंता किसी क्षेत्र की हो सकती है, मगर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा कहीं भी धर्मांतरण कराने का कोई कार्य नहीं हो रहा है और न ही कोई अल्पसंख्यकों की ऐसी संस्था है जो धर्मांतरण कराने के लिए लोगों को प्रलोभन देती है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है कि यहाँ पर धर्मांतरण का काम चल रहा हो, चाहे मुस्लिम संस्थाएं हों या ईसाई संस्थाएं हों या किसी और समुदाय की या धर्म की संस्थाएं हों जो धर्मांतरण का काम कर रही हों। दरअसल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यहाँ खुद एक धर्मांतरण का एक कानून बना रखा है। अगर कोई इस कैटेगरी में आता है और धर्मांतरण कराता है तो फिर वो मुजरिम होगा और कानून के शिकंजे में आएगा और वो जेल की सलाखों में चला जाएगा।
शुरू होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि प्रशासन ने इस बार भी कांवड़ मेले में लाई जाने वाली कांवड़ की ऊंचाई तय की है। इस बार भी 7 फीट से ऊंची कांवड़ लाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही डीजे पर भी इस बार नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन लगातार उच्च स्तरीय बैठकें भी कर रहा है। देहरादून के कालसी स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के संविदा शिक्षकों का कार्मिक अनशन 27वें दिन भी जारी है। बता दें कि संविदा शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं अब अभिभावक भी संविदा शिक्षकों की मांग को अपना समर्थन देते हुए धरना स्थल पर पहुंचने लगे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वो पिछले 13 सालों से इस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 30 मई 2024 को एक तरफा कार्रवाई कर उन्हें असंवैधानिक तरीके से कार्यमुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य राज्यों में संविदा शिक्षकों को नियमित रूप से भर्ती किया गया है। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार ने जनता के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम आपको रोजगार देंगे, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन के लिए, तो मेरे जैसे दिव्यांग से ये जो रोजगार छीना जा रहा है, जिससे मैंने इतनी मेहनत की है, इस विद्यालय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो मेरे जैसे दिव्यांग से मेरे 4 बच्चे हैं, 2 वृद्ध माता पिता, अब मैं कहाँ से रोटी कपड़ा मकान अब मुझे कहाँ से मिलेगा। जो हमारे टीचर्स लोग हैं, गुरुजन हैं, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने 12-13 साल यहाँ पे सेवा की है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है। आज देश के उच्च संस्थानों में इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कुछ जॉब कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो इनके साथ अन्याय हुआ है वो अन्याय ना हो। यदि आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते सरकार, तो इनका रोजगार भी ना छीना जाए। ये बेचारे संविदा पे यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप जो इनको एकदम इनको चस्पा लगा देते इनके घर पे कि आपकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है, तो ये अन्याय है और हम इस अन्याय के खिलाफ इनके साथ खड़े हैं। ने बच्चों के नए ग्रुप बनाए थे और बच्चों को मैसेज कर दिया गया था, क्योंकि पुराने जो ग्रुप बने हुए थे वो पुराने टीचर्स के द्वारा बनाए गए थे और उनसे हमें रिमूव हो गए थे और हमने सारे नए ग्रुप्स बनाए और उसमें मैसेज किया था आज बच्चों को स्कूल आने के लिए। लेकिन कहीं बाहर से भी बच्चों को ये मैसेज किया जा रहा है कि स्कूल 10 जुलाई को खुलेगा, लेकिन स्कूल आज 1 जुलाई को ही खुलेगा। जिन बच्चों से मेरी बात हो गई है वो बच्चे शाम तक आएंगे और उनमें से 2 बच्चे तो आ गए हैं, कई बच्चों के फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, तो वो बच्चे शाम तक आएंगे। क्या मामला है? सर, हम लोगों को 10-10, 12-12 सालें हो गई हैं यहाँ पे काम करते हुए। हम सब टीचर्स हैं और मैटन है मैडम अमिता मैडम। तो हम लोगों को 30 मई को इन्होंने कार्यमुक्त कर दिया, और जबकि 2021 में समिति के द्वारा जो हमारी राज्य स्तरीय एकलव्य संगठन समिति है, उन्होंने हम लोगों के अच्छे कार्यों को देखते हुए जो है रिजोल्यूशन पास किया अपनी जो वार्षिक बैठक होती है कार्यकारिणी की देहरादून में, कि इन सब टीचर्स को इन लोगों को जिनको कोई 5 से ज़्यादा साल हो गए उनको हम परमानेंट करेंगे और उसके लिए कमेटी गठित करेंगे। लेकिन आज तक जो है ना तो कोई कमेटी गठित की गई और ना ही हमको परमानेंट किया।